नमस्ते। बातचीत के हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं, अखिल स्वामी सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। सर, आज तो लगातार जो है वो बफ संशोधन बिल के बाद से जिस तरीके के हालात बन रहे हैं, एक तरफ इस्तीफों का दौर चल रहा है, दूसरी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का दौर शुरू हो गया है। कहीं विरोध हो रहा है तो कहीं समर्थन हो रहा है। उधर विरोध की बात करें तो लोकसभा स्पीकर का भी विरोध देखने को मिल रहा है। विपक्ष जो है बिल्कुल उतारू हो गया है कि नहीं, अब बिरला जी के इस व्यवहार को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो कई सारी चीजें एक साथ चल रही हैं। जरा थोड़ा हम अपने दर्शकों के लिए उसको छोटे छोटे भाग में समझने की कोशिश करें। मैं आपसे शुरुआत बफ संशोधन बिल को लेकर ही करूं कि जिस तरीके से विरोध शुरू हुआ, जेडीयू में इस्तीफे हुए, आरएलडी में इस्तीफे हुए, टीडीपी में अलग बवाल चल रहा है। चिराग पासवान बयान कुछ और देते हैं टीवी पर बैठ करके, लेकिन वो खड़े होते हैं जाकर के बफ संशोधन बिल के साथ, यानी वो मुसलमानों का वहां पर वो मुस्लिमों के साथ खड़े होते नहीं दिखते हैं। तो ये इसको क्या समझा जाए? दूसरी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नीतीश कुमार का समर्थन जताया जा रहा है। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्या इस्तीफों के डर से प्रेस कॉन्फ्रेंस को हथियार बनाया गया है? जय संविधान। देखिए राम प्रकाश जी, मुझे ऐसा लगता है आपने चिराग पासवान का संदर्भ लिया कि चिराग पासवान ने कहा स्टूडियो में जो कॉन्क्लेव थी उसमें कुछ और वोट किसी और तरह से दिया। देखिए असली मुद्दा यह है कि उनको कोई फाइल दिखा दी गई या उनको कोई ऐसी सीडी दिखा दी गई या उनको मामला दिखा दिया गया कि आप जो है खतरे में हैं, तो इसलिए ज्यादा नौटंकी मत कीजिए और हमारे साथ खड़े हो जाइए। देखिए जब तक ये सारे के सारे लोग, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे टीडीपी हो, ये सारे लोग एकजुट नहीं हो जाते, तब तक केंद्र की सत्ता को आप हिला नहीं सकते। और केंद्र की सत्ता को इसलिए नहीं हिला पाएंगे आप क्योंकि जेडीयू आज के तारीख में पूरी तरह से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीजेपी की जेब में है। आज के तारीख में नीतीश कुमार का अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पे कोई कंट्रोल नहीं है, और अगर टीडीपी के भी सांसदों को तोड़ ले उस पर भी कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि वहां डिलिमिटेशन के मामले में, भाषा के मामले में जिस प्रकार से पूरे साउथ इंडिया के स्टेट्स और चीफ मिनिस्टर्स एकत्रित हुए और उसमें भी चंद्रबाबू नायडू ने अपनी दूरी बनाई, इसका मतलब यह है कि मजबूरी तो देखिए उनकी भी है। देखिए अब जो है मुद्दा वक्त बिल से आगे बढ़ गया है। आपने शायद टेलीग्राफ के अंदर एक न्यूज पढ़ी होगी, अब बीजेपी के लोग जो क्रिश्चियन ट्रस्ट हैं, एजुकेशनल ट्रस्ट हैं और उनके जो अपने पूजा स्थल हैं उसके बारे में भी संदर्भ लेना उन्होंने शुरू कर दिया। देखिए लाखों करोड़ों की संपत्ति इनके पास है, इसका माने मुसलमानों को इन्होंने निपटा दिया बिल पास करके। अब अगली जो निगाह है वो है क्रिश्चियंस के ऊपर। इसके ऊपर इनका जो नेक्स्ट निशाना होगा वो सिखों के ऊपर होगा। कहेंगे भाई देखिए बड़े गरीब हैं, एमएसपी हम दे नहीं पा रहे हैं, बेचारों को खाने को नहीं मिल रहा, लोन में बढ़ गए हैं, तो ये स्वर्ण मंदिर के अंदर सोना चढ़ाने की क्या आवश्यकता है। ये धीरे धीरे, और फिर उसके बाद कहेंगे कि हिंदुओं में बड़ी गरीबी है, और ये जो हमारे तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में बड़े बड़े केरला के अंदर मंदिर हैं जहां लाखों करोड़ों रुपए का सोना वहां पे तहखानों के अंदर रखा है, इसकी क्या जरूरत है भगवान को। ये भी जो है अच्छा दे, अगर गरीबों को दे दें तो भी कोई परेशानी नहीं, वो गरीबों को नहीं देंगे, वो क्योंकि आज सोने की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई है, उसको बेच देंगे, अडानी जी अंबानी जी के ऋणों को माफ कर देंगे और जो शेयर मार्केट में उनका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर देंगे। तो देखिए गरीबों को तो चाहे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई भी हो, किसी को कुछ मिलेगा नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड चल दिया है। वो ट्रम्प कार्ड ये है कि देखिए बाकी सहयोगी दलों को तो उन्होंने निपटा दिया, वाईएसआर कांग्रेस को, बीआरएस को, अकाली दल को, इंडियन नेशनल लोक दल को, सबको उन्होंने निपटा दिया, बीएसपी को, सब निपट गए, अब वो नहीं बचे। अब आज के तारीख में कौन कौन से सहयोगी हैं? चिराग पासवान हैं, नीतीश कुमार हैं, चंद्रबाबू नायडू हैं, जीतन राम मांझी हैं, एकनाथ शिंदे को भी निपटा दिया, अजीत पवार को निपटा दिया। आज के तारीख में जितने भी सेकुलर पार्टीज हैं, मुसलमान वोट तो उनसे हट गया, हिंदू वोट इस बिल की वजह से, क्योंकि मुल्लों की चूड़ी टाइट हो रही है, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी के साथ इंटैक्ट है, तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो गया। तो जो इनके सहयोगी दल, चाहे वो जयंत चौधरी हो, चाहे जीतन राम मांझी हो, इनको वोट मिला करते थे, तो अपना एक वोट बैंक था और मुसलमानों का वोट बैंक था, तो उनको फायदा होता था। अब मुसलमान वोट तो इनको मिलेगा नहीं, चाहे कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप करा लो, और बीजेपी का वोट बैंक जो है पक्का हो गया। तो एक इनको जरूरत है अब चिराग पासवान जैसे हनुमान की, जो जेडीयू जहां जहां से चुनाव लड़े अपने कैंडिडेट खड़े करे, चिराग पासवान को हराए, हनुमान को हनुमान से हरवाएं,
जेडीयू को हरवाए, भारतीय जनता पार्टी को 130 सीटें मिल जाए, जिससे बिहार के अंदर उनका अपना मुख्यमंत्री बन जाए। तो उन्होंने अपने जो आज के सहयोगी दल हैं उनको भी निपटा दिया, क्योंकि जेडीयू की आज जो पूरी कमान है वो उन लोगों के हाथ में है जो भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठी हुई है। नहीं, ये तो गजब की जानकारी है। इसका मतलब चिराग पासवान एनडीए से अलग होकर के चुनाव लड़ेंगे, तभी तो नीतीश कुमार के अगेंस्ट में वो अपना उम्मीदवार खड़ा कर पाएंगे। नहीं नहीं नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा कि चिराग पासवान जैसे हनुमान बन के पिछली बार उन्होंने नीतीश कुमार को हराया था, अब उनको दूसरे हनुमान की आवश्यकता है। अब वो हनुमान जो है वो पुराने हनुमान को भी हराएगा और जेडीयू को भी हराएगा। तो नए हनुमान हो सकता है प्रशांत किशोर हो। तो मतलब प्रशांत किशोर एनडीए का हिस्सा बनने की बजाय वो एनडीए के मददगार होंगे, जैसे बीएसपी करती है, जैसे जो है ओवैसी साहब के लिए आरोप लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये बिल्कुल। अच्छा, आज के तारीख में सारे सहयोगी तो उनके कमजोर हो गए। भारतीय जनता पार्टी के सारे सहयोगी दमहीन हो गए। एक ही सहयोगी है आज के तारीख में जिसको फायदा हुआ है, और उसका फायदा इतना ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी सब कंपेंसेट कर लेगी। वो कौन है? वो है ओवैसी साहब। क्योंकि ओवैसी साहब बिकॉज ही इज ए मुस्लिम, वो प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट दे सकते हैं, वो प्रोवोक कर सकते हैं मुसलमानों को। और जितना वो प्रोवोक कर सकते हैं, ना आरजेडी कर सकती है, ना सपा कर सकती है, कांग्रेस भी नहीं कर सकती, क्योंकि वो जानते हैं 15% वोट पे तो इलेक्शन जीता नहीं जाता। 85% हिंदुओं की वोट की उनको आवश्यकता है। तो ना वो मुसलमानों के पक्ष में बोल सकते हैं, ना वो हिंदुओं के पक्ष में बोल सकते हैं, वो तो सेकुलरिज्म के प्रश्न में बोल सकते हैं। लेकिन ओवैसी साहब के, अब आप देखिए, कोई भी गोदी मीडिया का इंटरव्यू देखिए, आप डिस्कशन डिबेट देखिए, अगर वहां 6 लोग बैठे होंगे, ओवैसी साहब का एक आदमी जरूर बैठा होगा, जबकि ओवैसी साहब का वोट बैंक 0.5% है। भाई आंध्र प्रदेश पे वहां पे कराइए, हैदराबाद पे कराइए, तेलंगाना पे कराइए, तब तो समझ में आता है कि एमएम के आपने लोगों को बिठाया। बाकी हिंदुस्तान, दिल्ली के अंदर के वोट में एमएम वालों को क्यों बिठा रहे हैं? उनका तो वोट बैंक वहां 0.1% भी नहीं। इसलिए जब वो प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट देते हैं मुसलमानों के बिहाफ में, तो कुछ मुसलमान उनसे भटक जाते हैं और हिंदू पोलराइज हो जाता है, वो भारतीय जनता पार्टी को फेवर करता है। तो आज के तारीख में नीतीश कुमार की यूटिलिटी बीजेपी के लिए खत्म हो गई, चिराग पासवान की खत्म हो गई, सबकी खत्म हो गई, अजीत पवार की खत्म हो गई, एकनाथ शिंदे की खत्म हो गई, बाकी सबको उन्होंने निपटा दिया है। और आज के तारीख में भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे अच्छा सहयोगी है, जिससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो रहा होगा, बाकी मुझे ट्रांजैक्शंस के बारे में नहीं पता, क्या हुआ, क्या समझौता हुआ, क्या नहीं हुआ, ना मुझे पता है, ना मैं जानना चाहता हूं। लेकिन आज सबसे बड़े सहयोगी ओवैसी साहब है, जो भारतीय जनता पार्टी की सबसे ज्यादा खुली मदद करते हैं। अभी ये तो खैर एक बिल्कुल अलग टाइप का सियासी सीन बन रहा है, लेकिन जरा हम इससे बाहर भी थोड़ा और भी कई मुद्दे हैं चूंकि बात करने के लिए। एक तरफ जो है वो विपक्ष बिरला साहब का विरोध कर रहा है, दूसरी तरफ ट्रंप साहब जो है वो सरकार की खटिया खड़ी करने में लगे हुए हैं। सर, ये जो टैरिफ को लेके जिस तरीके का सीन आज बना हुआ है, हालांकि कहा यह जा रहा है कि इससे बहुत बड़ा फायदा भारत का होने जा रहा है, बहुत बड़ा अवसर भारत को मिल गया है मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाने का। सही असल में हो क्या रहा है सर? ट्रंप साहब ने टैरिफ का तमाचा मारा है या फिर भारत के लिए एक बड़ा मौका बना करके खड़ा कर दिया है? देखिए, ना तमाचा मारा है, ना बहुत बड़ा मौका पैदा कर दिया है। देखिए, भारत की स्थिति को समझिए, भारत की इकोनॉमिक सिचुएशन को समझिए, भारत की विशेषता को समझिए। और मैं ये बात का बहुत बड़ा प्रबल समर्थक हूं और इस बात को मैं कहता हूं हमेशा। भारत एक ऐसी स्थिति में है आज विश्व के अंदर, नोबडी कैन इग्नोर अस। हमारे भारत की वो शक्ति है, जैसे हनुमान जी को नहीं पता था कि वो इतनी शक्ति है कि समुद्र को पार कर सकते हैं, जामवंत जी को बताना पड़ा कि महाराज आपके अंदर इतनी शक्ति है। भारतवर्ष की इतनी शक्ति क्यों है? भाई, जितने कंट्रीज की आप बात कर रहे हैं, चीन ने टैरिफ बढ़ा दिया, अमेरिका ने टैरिफ बढ़ा दिया, कनाडा ने टैरिफ बढ़ा दिया, अमेरिका ने सबके खिलाफ टैरिफ बढ़ा दिया। अरे सारे के सारे मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमीज हैं, प्रोड्यूसिंग इकोनॉमीज हैं। विश्व के अंदर एकमात्र देश है जो कंजम्पशन इकोनॉमी है, और वो भारतवर्ष है। भाई, आप एक्सपोर्ट तो करते नहीं बहुत ज्यादा, आप तो इंपोर्ट करते हैं ना। तो अगर आप एक्सपोर्ट ही नहीं करते तो टैरिफ लगा लो यार, हमें क्या नुकसान होना है? इसका मतलब यह है कि भारतवर्ष के पास एक बहुत बड़ा मौका था जो चीन ने किया। अगर हम अपने देश के अंदर टैरिफ बढ़ा देते
तो अमेरिका को, यूरोप को, चाइना को माल तो हिंदुस्तान के अंदर बेचना है ना, भारतवर्ष के अंदर, क्योंकि कंजम्पशन है यहां पर। अगर टैरिफ बढ़ा देते तब भी वो भारतवर्ष के अंदर ज्यादा टैरिफ देके माल बेचते। हमने क्या किया, हमने टैरिफ घटा दिया, अमेरिका से टैरिफ घटा दिया। कंजम्पशन इकोनॉमी है, अपने देश के मेक इन इंडिया को बर्बाद कर दिया। कैसे? अगर आपने टेस्ला पे टैक्स घटा दिया, इंपोर्ट ड्यूटी घटा दी, तो टेस्ला सस्ती हो गई, टेस्ला हिंदुस्तान में आएगी। यहां पे जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बनाने वाली कंपनी है उनका क्या होगा? वो नहीं बिकेंगी, टेस्ला बिकेगी। हार्ले डेविडसन आएगी, बाकी जो हीरो होंडा और ये बजाज, ये सब मोटरसाइकिल बनाते हैं, उनका क्या होगा? मेक इन इंडिया फेल होगा ना, उनकी मोटरसाइकिल बिकेंगी ना। शराब, फिर ये रामपुर डिस्टिलरी का क्या होगा? यूनाइटेड ब्रिवरीज का क्या होगा? जब उनकी शराब आके यहाँ पे कम इंपोर्ट ड्यूटी में बिकेगी और अमेरिकन शराब शराबियों को, बेवड़ों को पीने को मिलेगी, तो भारतीय डिस्टिलरी की शराब क्यों पिएंगे? भारत की मेक इन इंडिया का क्या होगा? अभी नई खबर है कि ड्राई फ्रूट्स पे आप इंपोर्ट ड्यूटी घटा रहे हैं। भारतवर्ष के अंदर जो काजू, किशमिश, बादाम, अखरोट पैदा होता है, उनका क्या होगा? सारे दुकानदार जो हैं बैरंग हो जाएंगे। लेकिन जो समस्या हुई राम प्रकाश जी, वो कहां हुई मैं बताता हूं। वो ये हुई कि देखिए, टैरिफ अंग्रेजी का शब्द है और तारीफ हिंदी का शब्द है। जब डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ कह रहे थे तो भक्तों को लगा ये तारीफ कर रहे हैं, तो भक्तों ने कहा कि देखिए, ही इज रिकॉग्नाइजिंग इंडिया, तारीफ कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने 2-3 बार कहा, यार तारीफ नहीं कर रहा हूं, टैरिफ लगा रहा हूं। अब यहां अभी तक तो भक्तों को समझ में नहीं आया कि तारीफ था या टैरिफ था। वास्तविकता में हम लोग टैरिफ बढ़ा सकते थे, हमने घटा दिया और मेक इन इंडिया का चौपट कर दिया हमने। भाई, हम एक्सपोर्ट जो करते हैं, एक ही देश था पूरे विश्व के अंदर जहां हमारा ट्रेड सरप्लस था। अमेरिका, चाइना से हमारा ट्रेड सरप्लस भीषण नेगेटिव है। पिछले 10 साल में हमने एक्सपोर्ट बढ़ाया है 15% और इंपोर्ट बढ़ाया है 100%। चाइना से इंपोर्ट बढ़ता जा रहा है और अमेरिका केवल कंट्री था जहां हमारा ट्रेड सरप्लस था, उन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी। इसका माने एक्सपोर्ट में जो आप डॉलर कमाते थे वो आपके कम हो जाएंगे और आपके मैन्युफैक्चरर्स के प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे। मेक इन इंडिया तो बर्बाद हो गया, केवल एक अंग्रेजी का शब्द न समझने की वजह से देश बर्बाद हो गया। लेकिन अभी तो सर ये भी हो गया है, 2 चीजें और कही जा रही हैं। कहा यह जा रहा है कि एक तो ट्रंप साहब की जो सूची आई टैरिफ को लेके, उसमें रूस का नाम क्यों नहीं था, उसको क्या जरूरत है? अगर भाई वो तो उनका अपना निर्णय है, वो चाहे नहीं चाहे। अच्छा, दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि ट्रंप साहब जो है वो टैरिफ कम करने पर विचार कर रहे हैं। तो कम करने का विचार करने का क्या मतलब हो गया कि अगर उन्होंने लगाया तो वो सही था और कम कर दिया वो वैलिडेट हो गया? भाई देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब भी असली विश्वगुरु हैं। मैं उसी सेंस में विश्वगुरु कह रहा हूं जिस सेंस में आपको समझना चाहिए। टैरिफ लगा के उन्होंने अमेरिकन इकोनॉमी की ऐसी की तैसी मार दी। 112 डॉलर का वो था डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स का मतलब होता है डॉलर से सारी करेंसीज का जो एक्सचेंज रेट है, उसके माने 112 था, 102 पे आ गया। 10% डॉलर गिरा है, 10% डॉलर गिरा। क्यों? मूर्खतापूर्ण निर्णय, डिक्टेटोरियल, बिना सोचे समझे, बिना अर्थशास्त्र समझे, बिना इकोनॉमी को समझे हुए आप विदेशी गरीब लोगों को निकाल के बाहर कर रहे हो। आप देश के, विश्व के 45 करोड़ खर्च करने वालों को अमेरिका बुला रहे हो। आपके यहां लेबर कॉस्ट बढ़ जाएगी, डबल हो जाएगी, आपकी इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी। अमेरिका, आप इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दोगे, भारत से जो सामान आने वाला है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से जो दवाएं हम बेचते हैं वो सस्ती हैं, पूरे वर्ल्ड में सबसे सस्ती हैं। लेबर कॉस्ट हमारे यहाँ कम है। अगर आप टैरिफ बढ़ा दोगे, आपके अमेरिकन को दवा महंगी मिलेगी, आपके यहाँ इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, आपका देश बर्बाद हो जाएगा। अब उन्हें भी लगता है, वही ट्यूबलाइट टाइप का उनका दिमाग चलता है। अब उन्हें समझ में आया क्या किया है उन्होंने। शेयर मार्केट 5-5% गिरा है अमेरिका के अंदर। अब किसने उनको राय दी? जो टेस्ला वाले हैं, एलॉन मस्क, उनका बाइकआउट शुरू हो गया पूरे वर्ल्ड के अंदर। लोगों ने उनका माल खरीदना बंद कर दिया। लोग कह रहे हैं मेक इन अमेरिका नहीं खरीदेंगे। रिपल्शन शुरू हो गया अमेरिका का। अरे यार, तुम एक खुद ही एक लेजिस्लेटिव इकोनॉमी को बढ़ाने वाले लोग, तुम उदार नीति अपनाने वाले लोग, टैक्सेस का मतलब होता है यू वांट कम्युनिज्म इन द कंट्री, यू डोंट वांट फेयर कंपटीशन।
फेयर कंपटीशन का मतलब होता है जो 30 साल में हम लोगों ने घटाया 1991 के बाद, भैया सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। वर्ल्ड में जो कंट्री सबसे अच्छा माल बनाता है, सस्ता माल बनाता है, वो बेचे। इसी का चीन ने फायदा उठाया। अब इंपोर्ट ड्यूटी लगा के उसको कैसे रोक दोगे? अमेरिका में कैसे पैदा कर लोगे यार तुम? दवा कैसे पैदा, फार्मास्यूटिकल चमड़ा कैसे पैदा कर लोगे? टैनरीज तुमने नहीं लगाई ना अमेरिका के अंदर, पॉल्यूशन बढ़ता है। हमारे देश में तो चलिए इतनी हमारे अंदर क्षमता है कि हम लोग गंदा पानी भी पी लेते हैं, गंदी हवा भी ले लेते हैं, टैनरीज वाला पानी भी पी लेते हैं, और उसके बाद ये नहीं मरते। अमेरिका वाले अगर वहां टैनरीज लग जाएंगे ना, आधे अमेरिकन मर जाएंगे, क्योंकि उनको आदत नहीं है पॉल्यूशन की। हमारे यहाँ आदत है पॉल्यूशन की। सारे पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री उन्होंने हिंदुस्तान में थोप दी, हम लोग बना बना के उनको भेज रहे थे। इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दोगे तो कैसे उसको भरपाई करोगे, और कैसे तुम्हारे देश के लोग उसको झेल पाएंगे? तो असल में देर में उनको समझ में आया, और हमारे देश ने जो सबसे बड़ी गलती की है, इंपोर्ट ड्यूटी घटा दी। चाइना बढ़ा रहा है, कनाडा बढ़ा रहा है, मैक्सिको बढ़ा रहा है, यूरोप बढ़ा रहा है, इंडिया ने घटा दी। अरे यार तुम न घटाते भैया, वहीं की वहीं रखते। लेकिन अब अर्थशास्त्र ऐसा सब्जेक्ट है, सबकी समझ में नहीं आता है। एंटायर पॉलिटिकल साइंस सबकी समझ में आता है। सर, चाइना से लेकर के और छोटे छोटे देश इस चीज का विरोध कर रहे हैं, लेकिन भारत की तरफ से एक सिंगल वर्ड कहीं नहीं आ रहा है किसी तरीके के विरोध में। जब ट्रंप साहब मोदी जी को खड़ा करके वहीं पर बेइज्जती कर रहे थे, तब से लेकर के और आज तक में पूरी तरीके से मौन है मोदी जी, उनकी पूरी सेना बिल्कुल चुप। यार केवल अमेरिका के सामने मौन नहीं है, चीन के सामने भी मौन है। नहीं है तो बांग्लादेश के सामने भी वो, बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश जो है हमारा इंडियन ओशन जो है वो चाइना को देने की तैयारी कर ली उसने। वहां पे जाके उसने निर्णय ले लिया कि चाइना को इंडियन ओशन दे देंगे हम पूरा का पूरा। पूरी हमारी सामरिक जो सुरक्षा है वो खतरे में पड़ जाएगी। वो वहां पे रेशमी शॉल दिया है, थाईलैंड में जाके रेशमी शॉल दिया है। यहाँ देश परेशान है अपने उद्योग धंधों को बचाने में, वहां थाईलैंड घूम रहे हैं और कहते हैं राहुल गांधी थाईलैंड घूमने चला गया। अरे यार थाईलैंड इस समय प्रायोरिटी थी क्या संसद के अंदर वहां पे आके लोगों का जवाब देने की आवश्यकता थी? तो वहां संसद में वक्त बिल चल रहा था, वो थाईलैंड चले गए। तो प्रायोरिटीज होती हैं यार हर चीज की। तो आज के तारीख में भारत किसको आंखें दिखा रहा है बताओ? लाल आंखें किसको दिखा रहा है? भारत की जनता को, पूरी तरह से है, भारत की जनता को नहीं, हमको कहां आंखें दिखा रहा है यार? हमें भी नहीं दिखा रहा। वो भी क्या कर रहे हैं, एक एक करके एक सेगमेंट को पकड़ते हैं। कभी किसानों को पकड़ते हैं, उनको देशद्रोही कह देते हैं, फिर वो अग्निवीरों को देशद्रोही कह देते हैं, फिर वो सिखों को देशद्रोही कह देते हैं, फिर वो बच्चों को देशद्रोही कह देते हैं। अब वो मुसलमानों को देशद्रोही कह रहे हैं, अब क्रिश्चियनों को देशद्रोही कहने की तैयारी कर ली है। हम जैसे सवर्ण लोग जो हिंदू हैं और पक्के सनातनी, हमको भी उनके हिसाब से जो मूर्खता में साथ दे वही असली देशभक्त है। बाकी जो थोड़ी बुद्धिमानी की बात करे वो सब के सब देशद्रोही। लेकिन इससे खैर देशद्रोह, देश प्रेम और देशद्रोह के इस परिभाषा में सर नुकसान तो अल्टीमेटली हमारा ही हो रहा है ना। एक और चीज है कि भाई ठीक है, चलिए आप विरोध नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप जिसका भी जिक्र कर रहे थे कि आप लगातार टैक्सेस भी कम कर रहे हैं, विरोध भी आप नहीं कर पा रहे हैं, किसी बात पर प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहे हैं। यहां तक तो ठीक है कि चलो अमेरिका का, बांग्लादेश ने जो कुछ किया, क्या वो जिसका जिक्र राहुल गांधी ने किया चीन का उदाहरण दे करके और संसद के अंदर सवाल उठाया, फिर जब अनुराग ठाकुर आकर के खड़े हो जाते हैं और वो कहते हैं कि अक्साई चीन और पंडित जवाहरलाल नेहरू और फलाना और ढिमका, दुनिया भर की जवाबदेही होती है और दुनिया भर की बातचीत होती है। सर सवाल ये उठता है कि इन सारी चीजों में क्या भारत के लोग, जिनके तथाकथित वोट से मोदी जी आज देश के प्रधानमंत्री हैं, वो उसको आर्थिक रूप से लेकर के और सुरक्षात्मक रूप हर तरफ से मार नहीं पड़ रही है आज की तारीख में, और आदमी मार बर्दाश्त करने के अलावा, आर्थिक बोझ सहने के अलावा उसके पास और कुछ उसको हासिल नहीं हो रहा है, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं पा रहा है। ये कैसे बाहर निकलेगा इस परिस्थिति से देश? देखिए सब नहीं, बड़ा मुश्किल है देश का, इसके निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसलिए बहुत मुश्किल है, हर जगह गुंडई है आज के तारीख में। मुझे नहीं पता, मैं तो देखता हूं इतने ज्यादा गुंडे खुलेआम घूम रहे हैं। जहां कोई अकल की बात करे, जहां इकोनॉमी की बात करे, जहां इकोनॉमिक्स की बात करे, जहां इस तरह की बात करे, धमकाते हैं मार देंगे। जो राहुल गांधी ने डरो मत कहा था, क्यों कहा था अब समझ में आ रहा है। किसी भी घर का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना दीजिए। एक बहुत बड़ी चेतावनी दे रहा हूं, अमेरिका के अंदर सब प्राइम क्राइसिस हुई थी, भारत के अंदर नहीं हुई थी। पूरा विश्व की अर्थव्यवस्था
उछल गए। क्या हुआ था सब प्राइम क्राइसिस में? हुआ क्या था? सब प्राइम क्राइसिस में ये हुआ था कि वहां के बैंकों ने, देखिए दो तरह के बोरोवर्स होते हैं, लोन लेने वाले दो तरह के होते हैं, एक प्राइम बोरोवर्स, एक सब प्राइम बोरोवर्स। प्राइम बोरोवर्स होते हैं जिनकी रेपुटेशन अच्छी होती है, जिनकी पेइंग कैपेसिटी अच्छी होती है। सब प्राइम बोरोवर्स होते हैं जिनकी पेइंग कैपेसिटी खराब होती है। तो उन्होंने क्या किया, हाउसिंग लोन देने शुरू कर दिए। और किनको दिए? सब प्राइम बोरोवर्स को। सब प्राइम बोरोवर्स माने जिनकी रेपुटेशन जो ऐसे ही सड़क छाप थे, उनकी कोई रेपुटेशन थी नहीं, तो लेकिन बैंक को ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा था, तो बैंक ने कहा यार हायर इंटरेस्ट कमाने के लिए सब प्राइम बोरोवर्स को दो, प्राइम बोरोवर्स को लोन मत दो। खूब पैसा कमाया। अच्छा, उस समय प्रॉपर्टी में उछाल आ रहा था, लोग करते थे 1 करोड़ का माल खरीदते थे, 1.5 करोड़ में बेचते थे, इंटरेस्ट ज्यादा वापस करते थे, पैसा कमाने निकल जाए। अचानक मंदी आ गई और मंदी में सब बर्बाद हो गए। यही देश के अंदर होने वाला है। बिल्कुल, यही देश के अंदर होने वाला है। नहीं, ये लोन बढ़ रहे मंदी हैं, लोन वापस नहीं कर पा रहे हैं, एजुकेशनल लोन, पर्सनल लोन, हर जगह डिफॉल्ट हो रहा है। मंदी के दरवाजे पे तो सर लोग खड़े हैं, वो तो साफ दिख रहा है। आज की तारीख में भाई रोजगार है नहीं, कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, घर की चीजें बेच करके लोगों बच्चों की फीस जमा की जा रही है, ये परिस्थिति तो आ गई है। लेकिन सवाल तो फिर वही खड़ा हो जाता है कि देश निकलेगा कैसे। हम समस्याओं की बात तो कर रहे हैं, लेकिन समाधान की बात भी तो करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत। देखिए समाधान, दिल्ली के अंदर 85% स्कूल की फीस बढ़ा दी गई है। 85%। बताइए, जो लोग अपनी ईएमआई नहीं दे पा रहे, जिनकी नौकरियां छूट रही हैं। भाई आईटी इंडस्ट्री में जब से ये टैरिफ आया है, तब से आईटी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा गिरावट आई है, क्योंकि अमेरिका के अंदर हमारी सबसे ज्यादा अर्निंग जो डॉलर्स की हुआ करती थी, वो आईटी इंडस्ट्री में हुआ करती थी। वो खतरे में आ गए, नौकरियां नहीं मिल नहीं रही, लोग नौकरी से निकाले जा रहे हैं। तो उसकी वजह से रिसेशन और आएगा। अब इधर स्कूल फीस बढ़ा दो, लेकिन एक तो वर्ग ऐसा है हिंदुस्तान के अंदर जो पैदा हो गया है पिछले 10 साल के अंदर, मुल्लों की चूड़ी टाइट हो रहा है, उससे वो इतना खुश है कि वो अपना सामान बेच के भी अगर उसे लड्डू खरीदे पड़े तो वो बांट दे, केवल इसलिए कि मुल्लों की चूड़ी टाइट हो रही है। उसे अपने घर से, अपने बच्चों से, अपनी बीवी से, अपने माता पिता से, नौकरी जिन बच्चों को नहीं मिल रही है वो भी व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे लिखे चले जा रहे हैं बिना नौकरी के। मैंने पूछा, मैंने कहा यार तुम लोग करते क्या होगी? साहब करते कुछ नहीं है भाई, यही अपना सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं और वही अपना एक आनंद। देखिए साहब, वो देखिए 370 कर दिया, देखिए साहब ट्रिपल तलाक खत्म कर दिया, अब वक्फ की प्रॉपर्टीज ले ली, और वो अब क्रिश्चियनों की प्रॉपर्टी लेने चालू हो गए। अब क्रिश्चियन मिशनरीज भी, हम समझते हैं बड़े बुद्धिमान होते हैं, वो भी इनका समर्थन कर रहे थे वक्फ बिल का, क्योंकि उनको भी लग रहा था मुल्लों की चूड़ी टाइट हो रही है। अब तुम्हारी भी चूड़ी टाइट हो रही है, अब धीरे धीरे सबकी चूड़ी टाइट होगी, सब कुछ खरीद फरोख्त के, सब वसूल के अडानी जी को दे दिया जाएगा। अब देश अडानी चला रहे हैं और कोई नहीं चला रहा है। यानी अब आपने दो चीजें बड़ी वो हुई कि एक तो A1 A2 के लिए जो है वो उनकी कर्ज माफी के लिए देश का सोना बेचने की तैयारी हो रही है, दूसरी तरफ उनके लिए जमीन का जुगाड़ किया जा रहा है, तीसरी तरफ जो है वो अब मिशनरीज की जमीन भी लेकर के उनको दी जाएगी। यानी सब कुछ जो है देश का वो लेकर के दो व्यक्तियों को दे दिया जाए, देश के बाकी लोग किसी परिस्थिति में जिए, नहीं जिए तो भी क्या फर्क पड़ता है। राम प्रकाश जी, एक चीज और सुन लीजिए। जो मुकेश अंबानी साहब का एंटेलिया बिल्डिंग है जी, क्योंकि वो वक्फ के प्रॉपर्टी पे है, क्योंकि हाईकोर्ट में उसमें मुकदमा चल रहा है, क्योंकि वो वक्फ पे पूरे कागज थे और हाईकोर्ट में पेश कर दिए गए थे, केवल उस प्रॉपर्टी को बचाने के लिए वक्फ बिल ले आए। एक प्रॉपर्टी को बचाने के लिए 20-20 घंटे जो है वो संसद चलाने की जरूरत पड़ रही है। आप देखिएगा 10 दिन के अंदर ये वक्फ प्रॉपर्टीज पे बुलडोजर चलाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को डिफाई करेंगे, देश के अंदर दंगा भड़काएंगे, लड़ाई झगड़ा कराएंगे, हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन कराएंगे, जेडीयू साफ हो जाएगी, एलजेपी साफ हो जाएगी, जीतन राम मांझी साफ हो जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार मूर्ख हिंदुओं की वजह से बन जाएगी। हम बुद्धिमान हिंदू बगल में गैलरी से बैठ के देखते रहेंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, अब तमाशा देखा जाएगा। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद अखिल सर हमसे बात करने के लिए। देश की स्थिति वाकई चिंतनीय है, देश के लोग कैसे निकलेंगे, सब वही एक फैसला एक जज साहब जो भगवान भरोसे दे गए थे और हम लोग अब देश ही भगवान भरोसे चलेगा। थैंक यू सो मच सर।